जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, लास्ट टाइम पे हमने आपको टेंसेस के अंदर ये समझा दिया था कि आखिर हम ऑलवेज को कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ कर लेते हैं, इंडेफिनिट टेंस में भी यूज़ कर लेते हैं, जबकि ये बात आम जनमानस में, आम जनता के बीच में बड़ी रेयर है कि लोग ये जानते हैं कि ऑलवेज का इस्तेमाल वो लोग कहाँ जानते हैं, इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा उनको रटाया गया, समझाया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस मिथ से बाहर आएँ और आप ये जानें कि इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज का यूज़ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऑलवेज शोज़ हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब कोई एक्शन है जो आप बहुत रेगुलर करते हो। तो रेगुलर एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। लेकिन हम ये भी जानते हैं भैया कि कंटिन्यूटी दिखाने के केस में भी हम ऑलवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर हमें ये बताना होता है कंटिन्यूस टेंस में ऑलवेज का इस्तेमाल क्या बताता है, आपका डिसअप्रूवल। दैट मीन्स कि आप नहीं चाहते वो काम ऐसा हो। कोई काम है जो लगातार चल रहा है, आप अपना डिसअप्रूवल शो करते हो उस ऑलवेज को कंटिन्यूअस टेंस में लगाकर। ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। अब बात करते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने स्ट्रक्चर नहीं लिखा था, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हम जानते ही नहीं है, तो मैं उसका भी पूरा कर दे रहा हूँ। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड, ये है। ठीक है, नेगेटिव होगा तो आपको पता है कि आगे नॉट लगा लेंगे, सिंपल सा है। इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देंगे, फिर इज एम आर लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगा दो, वरना कोई बात नहीं, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ये है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे। ऐसा कोई बच्चा जो नहीं जानता है उसके लिए मैंने ये फॉर्मेलिटी कर दी ताकि उसको तकलीफ ना हो, राइट। अब आइए, जैसे मैंने कहा आपसे एक सेंटेंस कि भाई उसे बुखार हो गया है, उसे बुखार हो गया है। फिर मैंने कहा भाई वो बस स्टैंड पर खड़ा है, वो बस स्टैंड पर खड़ा है। वो बिस्तर पर लेटा है। ये 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे गए हैं। नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट दीज 3 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। हमें इन तीनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन की कंटिन्यूटी शो करनी है, देन आप यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस। दैट मीन्स कि हम कंटिन्यूअस टेंस तब लगाते हैं हमें जब ये दिखाना होता है कि कोई काम चल रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन, ऐसा दिखाना है, कोई चीज़ चल रहा है, रुका नहीं है, तो हम कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। इन जनरल क्या होता है कि बच्चे रट लेते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्दों को देखकर हम टेंस डिसाइड करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इन तरह के शब्दों को कतई नज़रअंदाज करिएगा, मतलब कतई देखिएगा मत। आप क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे जिस भाषा में लिखा है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि सर इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ऐसा है जो ये बताना चाह रहा है कि कोई चीज़ चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस टेंस है। अब वो बात अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो बात अगर पास्ट की है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, वो बात अगर फ्यूचर की है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कोई रहा है, रही है, इन तरह की चीज़ों को पे जाना ही नहीं। सेंटेंस पढ़िए, लिखा है उसे बुखार हो गया है। अब उसे बुखार हो गया है, जो लोग रटते हैं बेटा, रहा है, रही है, ता है, चुका है, चुकी है, तो इनके बिहाफ पे वो ज़िंदगी में टेंसेस को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेंसेस की डेफिनेशन इनके बिहाफ पे दी ही नहीं गई थी। मुझे नहीं पता कि ऐसा किसने स्टार्ट किया बोलना कि आज पूरा इंडिया यही बोल रहा है।
लेकिन जिसने भी स्टार्ट किया बहुत ही वाहियात आदमी रहा होगा, जिसने पूरी की पूरी नस्ल खराब कर दी। रहा है, रही है, ता है, चुका है पे आज पूरा इंडिया बेस्ड है। इसका मतलब जिसने भी स्टार्ट किया होगा सब के सब उसी को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये ना जानते हुए कि वो गलत भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो गया, उनको सही करना है। मैंने कहा सेंटेंस लिखा है उससे बुखार हो गया है, तो इस सेंटेंस को पढ़कर आपको क्या लग रहा है? क्या लड़के का बुखार ठीक हो गया? हमने कहा कि भाई साहब आज वो लड़का नहीं आया। आपने कहा हाँ सर आज वो नहीं आएगा या 2-4 दिन नहीं आएगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले भाई साहब उसको ना बुखार हो गया है। उस लड़के को बुखार हो गया है। अगर बुखार हो गया है तो मैं क्या समझूं? बुखार खत्म हो गया या बुखार में है, वो अभी भी पीड़ित है बुखार से? तो मैं यही समझूंगा कि बुखार हो गया, इसका मतलब बुखार चल रहा है उसके साथ, मतलब अभी बुखार में है, वो बुखार से पीड़ित है। तुम हिंदी कैसे बोल रहे हो? बुखार से पीड़ित है, बुखार हो गया है, बुखार में है, तो तमाम तरह की हिंदी आप बोल सकते हो। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है तीनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है कि इस करंट टाइम में भी बच्चा बुखार से पीड़ित है, मतलब बुखार अभी ठीक नहीं हुआ, अभी भी उससे चंगुल में है वो। इसका मतलब वो काम अभी भी चल रहा है, बुखार जो हुआ है उसके साथ चल रहा है। अगर चल रहा है तो फिर ये टेंस कौन सा हुआ? कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हुआ बेटा? कंटिन्यूअस। अच्छा, क्योंकि बात कब की है? प्रेजेंट की, तो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। बात है प्रेजेंट की, इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल दिए, बाकी टेंस है कंटिन्यूस, प्रेजेंट टाइम है। कैसे पता कंटिन्यूस है? क्योंकि बुखार से अभी भी वो पीड़ित है, बुखार ठीक नहीं हुआ। यहाँ आ जाओ, वह बस स्टैंड पर खड़ा है। किसी ने कहा भाई साहब कहाँ हो? आपने कहा बस स्टैंड पर खड़ा है। तो बस स्टैंड पर खड़ा है, तो इस सेंटेंस को पढ़कर कहीं से मालूम पड़ रहा है क्या कि बैठ गया या लेट गया या उड़ गया या दौड़ रहा है? नहीं, हमको पता है खड़ा है, मतलब जो काम चल रहा था अभी भी वही चल रहा है। खड़ा पहले भी था, अभी भी खड़ा ही है। तो जो काम चल रहा है तो उस काम को हम किस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा? कंटिन्यूअस में। अब चूंकि चूंकि ये बात प्रेजेंट की है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बोलिए हाँ। यहाँ जाओ, बिस्तर पर लेटा है। क्या इस सेंटेंस को पढ़कर आपको कहीं से पता लग रहा है कि बच्चा उठ के बैठ गया? नहीं। उठ के खड़ा हो गया? नहीं। ये बिस्तर पर लेटा था और अभी भी लेटा है। हमने कहा भाई साहब देखो जरा क्या कर रहा है अब? बोले साहब अभी भी बिस्तर पर लेटा है। इसका मतलब लेटने वाला काम अभी भी चल रहा है। अगर चल रहा है तो टेंस कौन सा हुआ? कंटिन्यूअस। बात कब की है? प्रेजेंट की, तो इसलिए हमने लिख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये बात समझ में आ जाए तुमको पता है कि भाई कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की एनजी फॉर्म और लगाते हैं। तो सब्जेक्ट है बेटा ही, कोई पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। किसी बीमारी से पीड़ित होने के लिए एक वर्ब यूज करते हैं जिसका नाम होता है सफ़र। क्या होता है? सफ़र। सफ़र एक शब्द है, एक वर्ब है, जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं हम जब किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। हम जब किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो उस वर्ब को लिखने के लिए हम सफ़र यूज़ करते हैं। तो सफ़र जिस बीमारी से पीड़ित होते हैं उसको लिखते वक्त, अच्छा सफरिंग करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। जिस बीमारी से पीड़ित होते हैं उसको लिखने से पहले फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम फीवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब इस लड़के को बुखार हो गया है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो फ्रॉम लगाना पड़ता है सफ़र के साथ, तब हमेशा नहीं बेटा। बहुत सारे बच्चे रटे रहते हैं कि सफरिंग फ्रॉम, ऐसा नहीं है। सफ़र की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि सफ़र के साथ ऑलवेज फ्रॉम यूज़ नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा बेटा? आप सफ़र के साथ फ्रॉम तब यूज़ करना जब किसी बीमारी से आप पीड़ित हो, तो उस पीड़ित होने को इंग्लिश में सफ़र बोलते हैं। और जिस बीमारी से पीड़ित है उसको लिखने से पहले आप फ्रॉम यूज़ करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप फ्रॉम यूज़ नहीं करेंगे। अब ये बात कैसे पता लगेगी? ये बात आपको हम जब प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ाएंगे, तो प्रेपोजिशन चैप्टर में यही सारी बातें सीखनी होती, किसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, किस केस में आएगी, कब नहीं आएगी। इन सारी बातों के ऊपर एकदम आराम आराम से चर्चा होगी, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? जब वहां आएगा तो चर्चा वहां करेंगे। अभी हम लोग टेंस पढ़ें तो टेंस पे ध्यान दें। आ जाओ वो बस स्टैंड पर खड़ा है, खड़ा अभी भी है वो, तो लो भैया ही इज। स्टैंड की आईएनजी फॉर्म स्टैंडिंग हो जाएगी, कंटिन्यूअस टेंस लगा रहे हैं इसे हमारा आईएनजी फॉर्म। स्टैंडिंग कहाँ खड़ा है? बस स्टैंड पर, तो क्या हो जाएगा बेटा? एट द बस स्टैंड, एट द बस स्टैंड। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ सकता है
चाहे वो न्यू लर्नर हो चाहे वो एक्सपीरियंस लर्नर हो सकता है कि मन में ख्याल आए कि सर क्या इस ऐड की जगह हम ऑन लगा दें, क्या हम ऑन द बस स्टैंड लिख दें, ऑन द बस स्टैंड लिख दें। क्योंकि पर के इंग्लिश तो बचपन में आपने ऑन भी पढ़ी है और पर के इंग्लिश ऐड भी पढ़ी है, किसी न किसी मास्टर ने पढ़ाया ही होगा आपको। जब मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पूरी नस्ल खराब कर दी गई है ये बोलकर कि पर की इंग्लिश ऐड होती है, पर की इंग्लिश ऑन होती है। यही बात नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि लोगों ने तो बोल ही दिया है। अच्छा, मजे की बात ये लोगों ने बोल दिया, मजे की बात ये है कि लोगों ने मान भी लिया, और माना भी ऐसा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तुम चले जाओ। कहाँ? कश्मीर से कन्याकुमारी, हर एरिए में आपको मेजॉरिटी मिलेगी जो ये बोलते नजर आएगी कि पर की इंग्लिश ऐड होती है, पर की इंग्लिश ऑन होती है। इसका मतलब जिस आदमी ने पहली बार बोला होगा, किताब जिससे पहली बार लिखी गई होगी, तो वो किताब या उसकी बोली गई बात सब लोगों तक पहुंच गई होगी। तो अब तो सुधारना थोड़ा मुश्किल काम हो गया, टफ हो गया, इसीलिए आज इंग्लिश लोगों को नहीं आ रही, क्योंकि हर आदमी जान चुका है गलत गलत इतना कि उसको सही करते करते इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और उतना टाइम किसी बच्चे के पास है नहीं। वो चाहता है विद इन 6 मंथ, विद इन 5 मंथ, विद इन 3 मंथ्स आई विल बी एबल टू क्रैक द कॉम्पिटिशन। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। आपको जब पता है कि आप चीज़ें गलत जानते हैं तो पहले सही करिए, इट विल टेक सम टाइम। सही जानने के बाद अब आप डिजर्विंग हैं, अब आप प्रैक्टिस शुरू करिए, अगेन इट विल टेक सम टाइम। तो ये जो टाइम है ये आपको देना पड़ेगा। नेचर आपके जल्दी करने से जल्दी कर नहीं देगा। एक पेड़ को, एक आम के पेड़ को जितना वक्त लगता है बड़ा होने में उतना वक्त लगेगा। आप रोज फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, इससे कोई मतलब नहीं, पेड़ को जितना टाइम लगना है लगेगा। तो वैसे ही जो चीज़ सीखने में जितना टाइम लगता है वो लगेगा, इसमें हमारा आपका कोई रोल है नहीं। तो बिना मतलब परेशान मत हुआ करिए, समय को लेकर पढ़ाई करिए बस। और बिस्तर पर लेटा है, लेटने की इंग्लिश शायद न जानते हो, समझा दे रहा हूँ। लेटने की इंग्लिश होती है भैया लाई। लाई मतलब होता है लेटना, ठीक है, ये वर्ब होती है। उस केस में इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, थर्ड होती है लेन। हालांकि लाई अपने आप में एक वर्ब और होती है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। क्या मतलब होता है भैया? झूठ बोलना। झूठ बोलना। तब इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड एंड लाइड, ठीक है, लाइड एंड लाइड। तो ये मतलब जब हम वकैब शुरू करेंगे, वकैब में ही सारी बातें आएंगी। एक चैप्टर होता है बेटा वकैब में, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड्स। कंफ्यूजिंग वर्ड्स नाम का एक चैप्टर होता है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि इस लाई का इस्तेमाल फॉर्म्स को लेकर कैसे करेंगे, इस लाई का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एक लाई और होती है, बेसिकली लाई की जो सेकंड फॉर्म है ना, ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होती है। ले, एल ए वाई, ये अपने आप में एक नई वर्ब होती है, और तब इसका मतलब किसी को लिटाना बिछाना, मतलब टू पुट, ट्रांजिटिव वे में ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड एंड लेड, एल ए आई डी, एल ए आई डी दोनों में लिखा हुआ है, ले, लेड, लेड, एल ए आई डी। तो इसका इस्तेमाल, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बेटा जहां पर इस कंफ्यूजिंग वर्ड को लेकर सवाल ना पूछा गया हो और ना पूछा जाता हो। हर एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हम जब वकैब स्टार्ट करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, तो उसमें इन सब वर्ब्स के ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल में, तो आपको बात समझ में आएगी। अभी हम अगर चर्चा कर भी लेंगे ना 2 मिनट में, तो बात समझ में आएगी नहीं, तो बेहतर हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, लाई की इंग्लिश होती है लेटना। तो लाई में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? LYING। कहाँ पे लेटा है? ऑन द बेड। ये है, तो ही इज लाइंग ऑन द बेड। तो ये कंटिन्यूअस टेंस लिखे गए हैं। मैं बताना ये चाह रहा था बेटा इस स्लाइड के माध्यम से कि सेंटेंस के लास्ट में हिंदी में रहा है, रही है आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कैसा है फिर? ऐसा है कि अगर बात पढ़ के ये लगे कि काम जारी है, जो सेंटेंस में काम दिखाया गया है वो काम लगातार चल रहा है, अगर ऐसा दिखाया गया है तो फिर आप कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। अब तुम देख लो किस टाइम की बात चल रही है।
अगर प्रेजेंट की बात चल रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर लो, पास्ट की चल रही है पास्ट यूज कर लो, फ्यूचर चल रही है फ्यूचर यूज कर लो, सिंपल सी बात। ठीक, आ जाओ आगे। देखो भैया, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आते हैं भैया, देखिए एक सेंटेंस और देखता हूँ। हमने कहा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट एट 4 PM लिखो। चलो अच्छा है टास्क को, सो कुछ देर के बाद आएंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ देर के बाद आते हैं बात लेके। पहले हम लोग बात शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। दो तीन बातें और हैं, पहले आपके साथ हम कर लेते हैं, ताकि हम जो भी सेंटेंस डिस्कस करें आपके साथ उसमें आपको बहुत अनकंफर्टेबल ना लगे, तकलीफ ना हो। तो वो तकलीफ ना हो इसके लिए पहले हम कुछ हेडिंग हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर दिखाया, कैसे यूज़ करते हैं, उसके अंदर यूसेज सिखाए बहुत सारे, प्रेजेंट कंटिन्यूस सिखाया, स्ट्रक्चर सिखाया, कुछ यूसेज सिखाया आपको। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट ये समझना है पहला। दूसरा ये समझना है कि आखिर हम परफेक्ट टेंस कब यूज़ करते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली बिकॉज परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो आपके एग्जामिनेशन का एक हॉट केक है। कैसे? क्योंकि जितने भी सवाल बनते हैं एग्जाम में मोस्टली उसमें जो बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस एक बहुत ही अहम हिस्सा है टेंसेस का, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि हम क्या बता रहे हैं इसके बारे में। हमको पता है कि जो परफेक्ट टेंस होता है, टेंस चार ही होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए हाँ। हम लोग जान जाएंगे कि चार ही टेंस होते हैं। तो इंडेफिनिट लगाते हैं जब हमें ये पता ना हो बिगिनिंग क्या है एक्शन की, तो इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस तब लगाते हैं जब हमको ये पता हो कि कोई काम चल रहा है। परफेक्ट टेंस तब लगाते हैं कि जो काम आज चल रहा है कभी ना कभी जाके पूरा हो जाएगा। जिस मोमेंट पे, जिस दिन, जिस क्षण वो पूरा हो जाएगा, उस मोमेंट को क्या बोलेंगे? परफेक्ट। अच्छा, वो मामला प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट का परफेक्ट। पास्ट की बात कोई कर रहे होंगे तो पास्ट का परफेक्ट। मतलब परफेक्शन होना चाहिए, पहले तो कंप्लीशन दिखना चाहिए। इसका मतलब परफेक्ट टेंस हम तब लगाते हैं जब कोई काम चल रहा हो या कोई काम खत्म हो गया। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे यहाँ पे आएगा हैज़ या हैव। प्रेजेंट में, पास्ट में हैड आ जाएगा, फ्यूचर में विल हैव आ जाएगा। तो हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। मैंने पहले ही कहा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगाना क्या शो करता है? कंप्लीशन। मतलब हम सेंटेंस में कंप्लीशन शो कर रहे होंगे। हमें जब भी कभी कंप्लीशन शो करना होगा तो हम परफेक्ट टेंस लगा लेंगे। परफेक्ट टेंस लगाने के लिए जो वर्ब जिम्मेदार है वो दो चीज, एक तो हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हैव होनी चाहिए, हैव की कोई भी फॉर्म, हैव हो, हैज हो, हैड हो। दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको मैं अलग से भी लिख दे रहा हूं ताकि मैं कभी आपसे पूछूं तो आप यही बताइएगा। परफेक्शन इज शोन बाई, एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन का नाम है बेटा हैव प्लस वर्ब की थर्ड। ये वो कॉम्बिनेशन है जिससे हम क्या शो करते हैं? परफेक्शन शो करते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूटी शो करनी है कहीं आपको, तो कॉन्टिन्यूटी अगर शो करनी है तो कॉन्टिन्यूटी के लिए सिर्फ आईएनजी फॉर्म जिम्मेदार नहीं होता बेटा। उस आईएनजी फॉर्म के पहले क्या आना चाहिए? बी की फॉर्म। बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। बी का मतलब जानते हो, ठीक होना जान लीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये बात समझ आ रही? तो बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर। मतलब केवल आईएनजी फॉर्म से आप सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म जितना जिम्मेदार है उतना ही बी भी जिम्मेदार है। बिना बी की फॉर्म के आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। आप क्या बोल पाओगे? आई गोइंग, ही टीचिंग नहीं, ही इज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग, ही विल बी टीचिंग। मतलब हमें कंटिन्यूअस टेंस यूज करने के लिए आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना होता है, ये बात सही है, लेकिन उस आईएनजी फॉर्म के पहले बी की फॉर्म भी देनी होती है, राइट।
वैसे ही परफेक्शन शो करने के लिए थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है। बिना थर्ड फॉर्म के कोई भी सेंटेंस में वर्ब का परफेक्शन शो नहीं कर सकते आप। लेकिन केवल थर्ड फॉर्म से परफेक्शन हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। उस परफेक्शन के लिए हमें हैव की फॉर्म लेनी पड़ेगी, चाहे हैव लगाओ, हैज़ लगाओ, हैड लगाओ, अकॉर्डिंग टू टाइम। करेक्ट है। अब आइए एक एक सेंटेंस करके हम देखते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस कि वह खाना खा चुका है। अगर लिखा है वह खाना खा चुका है, तो यहाँ चुका है आया है, इसको देखकर कुछ नहीं बोलना है। आप ये पढ़िए सेंटेंस क्या लिखा गया है कि वह खाना खा चुका है। इससे आपको क्या पता लगा? काम चल रहा है, खत्म हो गया। खाना खाने का काम चल रहा है या फिर खत्म हो गया, इसको पढ़ के क्या लग रहा है आपको? तो आपको भी यही लग रहा होगा कि हाँ सर खत्म हो गया, क्योंकि खाना खाने काम खुद ही कह रहा है खा चुका, खत्म हो गया। अगर काम खत्म हो चुका है तो परफेक्ट टेंस लगा सकते हो। परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, क्या ईट किया? खाना ईट किया, तो ही हैज ईटन फूड, ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है, खाना खा चुका, कुछ भी बोल लो। कुल मिला के हम जब भी परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो सेंटेंस की जो मीनिंग होती है वो ये होती है कि ये वाला आदमी इस वाले काम को कर चुका। मतलब अगर मैं एक दो सेंटेंस और लिखूं आपके सामने, मैंने कहा कि दे हैव टॉट द स्टूडेंट्स। मतलब ये हो गया कि जो ये लोग हैं ये लोग पढ़ा चुके। दे हैव टॉट का मतलब पढ़ाने का जो काम चल रहा था वो चल रहा है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या मीनिंग हुई कि ये लोग पढ़ा चुके, किसको? स्टूडेंट्स को। जितने भी बच्चे थे उनको ये लोग पढ़ा चुके। इसका मतलब पहले पढ़ा रहे थे, कंटिन्यूअस था, लेकिन अभी क्या हो गया? खत्म हो गया, काम खत्म, पढ़ा चुके। तो कुल मिला के परफेक्ट टेंस सोच परफेक्शन, कंटिन्यूटी टेंस सोच कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। अब क्या होता है कि एग्जाम में आपके कैसे आएगा ये, आखिर यहाँ से किस तरह की एरर पूछेगा आपके पेपर वगैरह में, वो समझते हैं। होता क्या है बेटा कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो ये दिखाते हैं कि जब भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा किसी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं भी लिखो, उनकी अपनी मीनिंग है तो हर जगह वो प्रभावित रहेगी। उन एडवर्ब्स की खास बात ये है कि वो एडवर्ब सेंटेंस में जैसे ही आएंगे सेंटेंस में ऑटोमेटिक एक परफेक्शन की फीलिंग सेट हो जाएगी। क्या कहा मैंने? उन एडवर्ब्स के आने से सेंटेंस में ऑटोमेटिक एक परफेक्शन की फीलिंग सेट हो जाती है। अब किताब में या टीचर्स इस बात को दूसरे एंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो ये कह देते हैं कि फला एडवर्ब के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस यूज होता है। सुनिएगा क्या लिखाते हैं लोग, किताब में क्या लिखा होता है कि ये एडवर्ब हैं जिनके साथ हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करना। अब लड़का इसको नियम पकड़ लिया, एज अ नियम मान लिया। नहीं, नियम नहीं है। परफेक्ट टेंस तो यूज करने का एक ही फंडा है कि जब सेंटेंस में काम चल ना रहा हो, काम खत्म हो गया हो। एग्रीड? परफेक्ट टेंस यूज करने का एक ही फंडा है कि काम चल ना रहा हो, काम खत्म हो गया हो। अब तुम ये कह रहे हो कि सर ये एडवर्ब है, इनके आने से सेंटेंस परफेक्ट टेंस में जाता है, तो पता क्या हो रहा होगा फिर? परफेक्ट टेंस में सेंटेंस जाने का सीधा मतलब है कि सेंटेंस में काम चल नहीं रहा बल्कि खत्म हो गया। अब ये वाली फीलिंग कहाँ से आ गई खत्म होने वाली? इन्हीं एडवर्ब की वजह से आई है। इसका मतलब ये एडवर्ब भी ऐसे एडवर्ब होंगे जिनके आने के बाद से ऑटोमेटिक सेंटेंस में आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ सर वास्तव में सेंटेंस में एक परफेक्शन की फीलिंग आ रही है। मतलब काम ये दिखाई पड़ रहा है कि चल नहीं रहा बल्कि खत्म हो गया। अगर काम खत्म हो गया तो फिर उस सेंटेंस को हम किस टेंस में लिखना पसंद करेंगे? परफेक्ट टेंस में। आइए कौन कौन से एडवर्ब पहले वो समझते हैं, फिर उसके आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा सम एडवर्ब्स ऑलरेडी, जस्ट, येट, टिल नाउ या टिल टुडे, इस तरह का कुछ भी लिखा हो। फिर मैंने कहा बेटा रिसेंटली,
लेटली, फिर हमने कहा ऑफ लेट, फिर हमने कह दिया, क्या कह दिया आपको, बिफोर, सो फॉर, फिर हमने क्या कह दिया, इतना करो, अभी ईटीसी कर लो। ईटीसी क्या होगा, इन एडवर्ब्स के रहते हमें क्या करना है बेटा, कि इन एडवर्ब्स के रहते मेरा कहना यह है कि जब जब ये एडवर्ब आएंगे तो सेंटेंस में एक परफेक्शन की फीलिंग लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, परफेक्शन की फीलिंग लेके आएंगे। अब जब ये बात समझ में आ जाए कि इनके आने से सेंटेंस में परफेक्शन की फीलिंग आती है, तो जाहिर सी बात है अगर फीलिंग परफेक्शन की है, तुम बताओ टेंस कौन सा इस्तेमाल करना चाहोगे। ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट टेंस, क्योंकि परफेक्शन की फीलिंग कौन मेंटेन करेगा, परफेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे जानेंगे कि सेंटेंस में परफेक्शन की फीलिंग आ गई, ये आपने कह दिया इसलिए हमने मान लिया, हमें कैसे पता लगे, आइए हम आपको पता लगवाते हैं। पहला समझते हैं ऑलरेडी को, आइए ऑलरेडी को समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस कहा कि आई नो हिम, आई नो हिम, फिर हमने कहा आई ऑलरेडी नो हिम। ये दो स्टेटमेंट है, आई नो हिम एंड आई ऑलरेडी नो हिम। एक बात महसूस करो, 10 सेकेंड लो लेकिन महसूस करो कि क्या दोनों सेंटेंस सही है, आई नो हिम भी और आई ऑलरेडी नो हिम, क्या दोनों में कोई डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा। एक बार 10 सेकेंड के लिए पॉज ले रहा हूं, 10 सेकेंड के लिए सोचो क्या हो सकता है। एक बार 10 सेकेंड के लिए आप जरा सोचिए कि क्या हो सकता है। वास्तव में लगता भी है जल जीवन है, जल को पीने के बाद एक एनर्जी का एहसास होता है, नहीं। आइए समझते हैं बेटा कैसे हो रहा है ये, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। एक बात बताओ, क्या यहाँ कह रहा है कि ये लड़का जानता है, किसको जानता है भैया, इस हिम को। ये लड़का इस हिम को जानता है, क्या तुम ये सेंटेंस पढ़ के समझ पाए कि आखिर ये कब से जानता है इस आदमी को, नहीं पता। हमें जब ये लगे कि कोई काम होता तो है बट कब से होता है, कब होना शुरू किया ये नहीं पता, मतलब बिगिनिंग इज नॉट क्लियर। जब लगे बिगिनिंग अनक्लियर है तो इसका मतलब वो टेंस कौन सा हुआ बेटा, इनडेफिनिट। यही सिखाया गया था लेक्चर 1 में, सिखाया गया भाई कि इनडेफिनिट का मतलब हमें ये पता ही नहीं कि वो काम कब शुरू हुआ। तो मैं जानता तो हूं इसको, लेकिन तुम जान नहीं पाओगे कब से जानते हैं। अब चूंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यस या नो। सेंटेंस सही है, इंडेफिनिट होना भी चाहिए क्योंकि जानता है, बट कब से जानता है क्लियर नहीं है, तो इंडेफिनिट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखो जरा क्या कर रहा है, मान लो मैं आपको या आप मुझे किसी व्यक्ति से मिलाने लेके गए, आपने कहा सर आइए आज आपको मैं अपने एक दोस्त से मिलाता हूँ, बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत गजब का दोस्त है मेरा, बहुत बड़ा आदमी, अमीर आदमी, ये वहाँ अच्छा पैसा सब बढ़ाया आपको। चलो ठीक भाई बढ़िया है, मिलवाओ हम भी मिलना चाहेंगे। तो जैसे ही मैं गया उस बच्चे के सामने, तो आपने कहा सर देखिए मीट माय फ्रेंड मिस्टर राजेश। मैंने कहा अरे यार मैं तो इनको पहले से जानता हूँ, मैं तो इनको पहले से जानता हूँ। मतलब जो तुम काम अभी करवाना चाह रहे हो वो काम पहले ही ऑलरेडी क्या करने का प्रयास कर रहा है, ऑलरेडी ये बताने का प्रयास कर रहा है तुम मीटिंग आज मेरी करवाना चाह रहे थे वो ऑलरेडी पहले हो चुका है, क्योंकि मैं पहले ही इससे मिल चुका हूँ, मैं जानता हूँ। मतलब ये काम ऑलरेडी हो चुका है। अगर ये काम ऑलरेडी हो चुका है तो ऐसा कौन सा टेंस है जो ये बात दिखाता है कि वो काम हो चुका है। तुम बोलोगे सर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि परफेक्ट टेंस ही है जो ये बताएगा कि वो काम हो चुका है। अब पहले हो चुका ये कौन जान बता दिया, ऑलरेडी बता दिया कि ऑलरेडी का मतलब जो तुम करवाना चाहते हो वो पहले ही मैं कर चुका हूं, मतलब वो काम परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट परफेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट टेंस। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स कि परफेक्शन मस्ट बी इन प्रेजेंट। गॉट माई पॉइंट। लेकिन ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस दिख तो नहीं रहा,
क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना परफेक्ट टेंस नहीं होता, ये तो होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट लाइक दिस। तो फिर अगर ये परफेक्ट टेंस होना चाहिए, कैसे पता लग गया? ऑलरेडी को पढ़कर कि ऑलरेडी है, इसका मतलब ये काम तो पहले हो चुका। अगर पहले हो चुका तो इसका टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन तुम लिख के क्या बैठे हो? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। इसका मतलब साहब ये सेंटेंस गलत है। तो पहले तो आप ये जानिए कि ये सेंटेंस गलत है, तो क्यों गलत है, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? अगर इस बात को समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। अब इसको सही करना है तो सही वैसे ही होगा, परफेक्ट टेंस में लिख दो। अब तुमको पता है कि परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं, तो बेटा सही करके क्या लिखोगे? आई के साथ हैव लगा लो। आई हैव ऑलरेडी नोन हिम। लो, सेंटेंस सही हो गया। देखो, हैव लगा लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लिया, ऑलरेडी इसका एडवर्ब लिखा था, लिखा रहने दिया। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो पहले ये सोचो 10 सेकेंड कि क्यों ये सेंटेंस गलत था और क्यों ये सेंटेंस सही हो गया। लेकिन इस सेंटेंस को हमको गलत करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी करेक्ट है। इस ऑलरेडी के आने से ही ये हुआ कि ये काम पहले हो चुका है। मैंने वही कहा आपसे कुछ देर पहले कि कुछ एडवर्ब ऐसे हैं इंग्लिश में जिनके आने के बाद से परफेक्शन वाली फीलिंग आती है, और जब परफेक्शन वाली फीलिंग आती है तो परफेक्शन की फीलिंग को परफेक्ट टेंस से ही एक्सप्रेस करेंगे, और अगर आप परफेक्ट टेंस से एक्सप्रेस करेंगे तो परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा, और परफेक्ट टेंस यूज़ लोग मैंने कर दिया। इसीलिए मैंने कहा कि बेटा कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिनके आने से सेंटेंस में परफेक्शन की फीलिंग आ जाती है। करेक्ट है? आइए, मैंने कहा एक सेंटेंस की ही पेड द बिल, एक स्टेटमेंट, और फिर मैंने कहा बेटा ही ऑलरेडी पेड द बिल। देखो, अभी की हालत में फर्स्ट सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट का इंडेफिनिट। बोलो हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा इंडेफिनिट टेंस में लेके जाएगी आपको। सेकेंड सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, क्योंकि यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, ही पेड। यहां भी पेड है, वहां भी पेड है। अंतर इतना है कि एक में ऑलरेडी लिखा हुआ है और एक में ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी आया है, कुछ तो करेगा ही करेगा, कुछ तो करेगा ही करेगा। इसका मतलब है कि हमें अब ये समझना है कि ऑलरेडी अगर आया है तो क्या कर रहा होगा? ये यही कर रहा होगा ना मेरे भाई, कि सेंटेंस में जो काम तुम करवाना चाहते होगे वो काम पहले हो चुका है। अगर वो काम पहले हो चुका है तो फिर परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहां तुमने अगर कहा कि इसने बिल पे कर दिया, तो कब पे किया पता है आपको? नहीं। हालांकि वैसे भी दो बातें हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में दो चीज हम लिखते हैं, एक तो रेगुलर एक्शन भी लिखते हैं और एक वन टाइम एक्शन भी लिखते हैं। तो एक ये वन टाइम एक्शन है किसी एक्टिविटी का, और आपको पता है कि वन टाइम एक्शन हमेशा किस टेंस में लिखते हैं? पास्ट के इंडेफिनिट में, कि भाई साहब इस आदमी ने बिल पे कर दिया, ये इसका वन टाइम एक्शन। तो वन टाइम एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट लगाते भी, लगा भी हुआ है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी लिखा गया, तो ऑलरेडी क्या बता रहा होगा कि मान लो कोई बिल पे करने जा रहा होगा किसी चीज़ का, मैंने उसको मना किया, मैंने कहा भाई बिल पे मत कर। आपने कहा साहब क्यों? मैंने कहा भाई रहने दे, पे मत कर, क्योंकि इस आदमी ने ही कोई आदमी है, इसने ऑलरेडी पे कर दिया है। इसका मतलब जो काम तुम करने जा रहे हो भाई मेरे, वो काम ऑलरेडी हो चुका है, ही ने कर दिया। तो ऑलरेडी क्या बता रहा है? ये काम हो चुका। अगर हो चुका तो इसको परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर आपके सामने ऑप्शन है, टेंस तो परफेक्ट होना चाहिए। अब टेंस तुम चाहे प्रेजेंट का लिख लो परफेक्ट, और चाहे पास्ट का। अगर ये बात प्रेजेंट से रिलेट करके बोल रहे हो करंट टाइम में कि भाई मत जाओ तुम, ये पे कर चुका है, अभी किया कुछ देर पहले, तो प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो तो प्रेजेंट का परफेक्ट लिख लो। अगर ये बात आज की नहीं है, 10 दिन पहले की है, कि भाई जब उस दिन वो बिल पे करने जा रहा था तो मैंने उसको रोका, तो आपने कहा साहब क्यों? मैंने कहा क्योंकि राजेश ने पहले ही बिल पे कर दिया था। इसका मतलब ये मामला पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। हालांकि अभी सेंटेंस गलत है, सही करके क्या क्या लिखेंगे आप चाहे हैज लगा लो और आप चाहे हैड लगा लो, बात पास्ट और प्रेजेंट दोनों को हो सकती है। बाकी तो आपको लिखना ही पड़ेगा परफेक्ट टेंस में।
तो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। तो लिख दिया भैया मैंने कि ही हैज ऑब्लिक हैड ऑलरेडी पेड द बिल, तो सही हो गया ये लो। हैज या हैड कुछ भी लगा सकते हो, बात प्रेजेंट या पास्ट दोनों हो सकती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस में आपके एग्जाम में परफेक्ट टेंस को लेकर एरर कैसे आएगी। वो क्या करेंगे, सेंटेंस में पहले से कोई एक ऐसा एडवर्ब लिख कर देंगे ताकि तुम ये डिसाइड करो कि अब इस एडवर्ब के आने के बाद सेंटेंस को हमको इंडेफिनिट में लिखना है कि कंटिन्यूअस में लिखना है कि परफेक्ट में लिखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। करेक्ट है? आइए, ये हो गया परफेक्ट ऑलरेडी। अब आइए हम कुछ और समझते हैं। जस्ट, जस्ट का मतलब होता है बेटा अ मोमेंट अर्लियर, अ मोमेंट अर्लियर, ये जस्ट का मीनिंग होता है। जस्ट का मतलब होता है कुछ वक्त पहले, मतलब वक्त का मतलब दिन में नहीं होता। जस्ट का मतलब अभी बहुत हाल ही में, बहुत 2-4 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकंड, ऐसा कुछ। जब भी हम जस्ट यूज करते हैं एज एन एडवर्ब, ये सारे एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं, एडवर्ब के तौर पर ध्यान रखना। एडवर्ब क्या है, कैसे काम करता है, ये सब फंडामेंटल बातों में समझाया गया है कि बेटा एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को करता है, दूसरे एडवर्ब को करता है। तो उसकी जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए भैया। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही एट फूड, और फिर लिखा भैया मैंने ही जस्ट एट फूड। देख पा रहे हैं? हमें बताना है कि ये दो सेंटेंस सही हैं गलत। 10 सेकंड का आपको मौका दे रहा हूं, जरा सोचिए आप इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, एक बार आप लोग इसका कमेंट करें। एक बार आप लोग इसका कमेंट करें जल्दी। ही एट फूड एंड ही जस्ट एट फूड। मन में कमेंट करें, क्लास लाइव तो है नहीं, एटलीस्ट आप जब देखें तो एक बार जरूर उसको सोचें कि हाँ सर ने सवाल पूछा, क्या हम आंसर कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ। आइए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ओहो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब कि ये सेंटेंस लिखा गया है पास्ट के इनडेफिनिट में, बोलिए हाँ। ये भी कहाँ लिखा गया है, पास्ट के इनडेफिनिट में, बोलिए हाँ, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म दो जगह है। अब क्या होगा, ये तो चलो समझ में आता है कि सेकेंड फॉर्म में लिखा गया है, मतलब बात पास्ट की है कि इसने खाना खा लिया। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए आप कहीं पर गए, आप कहीं पर गए और आपको खाना ऑफर किया गया, क्योंकि आप जिसके घर गए थे एकदम लंच का टाइम था, वहां पे लंच होने जा रहा था, आप भी पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है किसी के यहाँ गए हो तो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारे शिष्टाचार है, वो यही कहते हैं कि भैया अगर हम खाना खाने बैठ रहे हैं तो हमारे सामने कोई उस वक्त अगर आ गया है तो हमको खाना पूछना ही चाहिए। तो उस आदमी ने आपसे इसी तहजीब के तहत पूछ लिया कि भाई साहब आप भी खाना खा लीजिए। आपने कहा नहीं साहब आप खाना खाओ। उन्होंने ज़बरदस्ती किया, नहीं भाई साहब आप भी खाना खा लीजिए, खाने का टाइम हो गया और आप आए हैं इस टाइम पे तो खाना खा लीजिए, 2 रोटी आप भी खा लीजिए। मैंने कहा नहीं भैया आप खाओ। उसने कहा भाई साहब क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या दिक्कत है, हम लोग क्या कोई छोटे लोग हैं जो नहीं खा रहे हैं। मैंने कहा बात छोटे और बड़े की है ही नहीं है, बात छोटे और बड़े की नहीं है। मैं खा रहा किसी घर भी खा लेता हूँ, बस मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि अभी जस्ट मैंने खाया है। कब खाया, जस्ट खाया, मतलब अ मोमेंट अर्लियर। तो जब कुछ देर पहले खाए होंगे तो जाहिर सी बात है काम तो पास्ट में हुआ होगा खाने वाला, लेकिन क्या प्रेजेंट तक उसकी इफेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, प्रेजेंट तक उसकी इफेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जस्ट खाया है। तो खाया कब होगा, 10 मिनट 15 मिनट पहले, आधा घंटे पहले। अब आधे घंटे के अंदर इतनी जल्दी भूख तो लगेगी नहीं आपको। इसका मतलब जो खाना 10 मिनट 15 मिनट पहले खाया उसका प्रभाव अभी भी है, अब आप नहीं खा सकते। हाँ, यही खाना अगर 4 से 5 घंटे के बाद ऑफर किया गया होता तो शायद आप 2 रोटी मार देते, क्योंकि 4 से 5 घंटे के भीतर आपका कुछ खाना पच चुका होता, अब आपको भूख फिर से लग रही होती। इसका मतलब है कि अभी आप इसलिए नहीं खा पा रहे हो क्योंकि जो खाना आपने पास्ट में खाया कुछ देर पहले वो प्रेजेंट तक इफेक्टिव है।
कोई जगह नहीं है। तो जब कोई चीज पास्ट में हो, कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो, उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो, तो ऐसे टेंस को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। कहाँ लिखा करो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो बेटा ये गलत है और इसको सही करके लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही हैज जस्ट ईटन फूड। कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो, तो उस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में लिखा करो। ठीक, अभी इसके ऊपर हम एक लेक्चर लेंगे प्रॉपर कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का एकदम एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ टू डिसाइड कि वी हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट और वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एटलीस्ट पहले इतना समझिए कि हाँ इस सेंटेंस में जस्ट गलत क्यों हुआ, क्योंकि जस्ट लिखे हो तो जस्ट क्या शो करेगा? परफेक्शन, कि अभी जस्ट खाया, तो खाने वाला काम खत्म, परफेक्शन। और परफेक्शन इंडेफिनिट टेंस शो नहीं करता, क्या शो करता है? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस लगा लिया। आई होप की बात समझ में आई होगी। हालांकि ये बात मैं बोल दूं, वरना कुछ लोग हो सकता है कि आप मेरी वीडियो देखें और आपको पहले से कोई बात पढ़ाई लिखाई गई हो, तो आप ये सोच पाए कि नहीं सर ने कुछ गलत बोल दिया, क्या नहीं गलत, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। मन में आ रहा होगा, अगर आप पहले कहीं पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको लगेगा सर इंडेफिनिट टेंस भी पास्ट का परफेक्शन ही शो करता है। बिल्कुल सही बात है। याद रखिए जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है वो परफेक्शन ही शो करता है, कुछ अलग नहीं शो करता। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आप पड़ी कि आपने इस इंडेफिनिट टेंस को चेंज करके परफेक्ट टेंस में लिख दिया? ये इसका आंसर वहां लिखा हुआ कि जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो, प्रेजेंट तक इफेक्टिव हो, तो ऐसे सेंटेंस को पास्ट के इंडेफिनिट से रिफर नहीं करते, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट के परफेक्ट से रिफर करते हैं। हालांकि अलग बात है कि पास्ट इंडेफिनिट भी परफेक्शन शो करता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी शो करता है। अंतर यही है कि कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक इफेक्टिव ना हो तो पास्ट इंडेफिनिट लगा लो, लेकिन अगर कोई काम पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक इफेक्टिव है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ता है। इसी बात पे समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग एक क्लास लगाएंगे जिसमें केवल इसी बात पर चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट सही होगा या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, आ जाओ। आई होप कि आज हमने जो आपको पढ़ाने का प्रयास किया वो थोड़ी बहुत बातें मैंने बेस बनाने का प्रयास किया है। मैं डे बाय डे आपके साथ जुड़ूंगा। टेंस कोई छोटा चैप्टर नहीं, टेंस एक बड़ा चैप्टर है और टेंस में हर हेडिंग को जितना आप तल्लीनता से पढ़ेंगे, जितना आप मतलब महसूस करके पढ़ेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को सीखें, समझे, जानें, अच्छे से जानें। उसके लिए जल्दबाजी आप करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हर बात को बहुत गंभीरता से लीजिए। हाँ, जो बात आपको नहीं समझ में आ रही है, आप यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स होते हैं उन बॉक्स में जाके कमेंट तो करिए कि ऐसा कौन सा हेडिंग है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो आपको नहीं समझ में आया। क्योंकि देखिए अभी अगस्त में ऑलमोस्ट आपके पेपर हो जाएंगे, जुलाई टू अगस्त में CGL के पेपर होने हैं। अगर अभी से आप नहीं लगेंगे ढंग से, एक एक लेक्चर को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, तो आने वाले प्री के एग्जाम में फिर आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। वो अलग बात है कि आप तुक्का मारे सही हो गया, मुद्दा है कि आप अपनी मर्जी से अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो भैया मैं चाहता हूँ कि दमदारी से आप पढ़ें और दमदारी से करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ढंग से पहले लेक्चर को अटेंड करें। जहाँ कोई दिक्कत रहा करें हमको जरूर इन्फॉर्म किया करें। ठीक है भैया, आज का लेक्चर में यहीं रोकता हूँ। हम लोग इसके आगे कहानी कल कंटिन्यू करेंगे। जाके बढ़िया रिवाइज करिए, कहीं कोई तकलीफ आए तो जरूर बताइएगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।